ससुराल में मिला आराम। सीमा के माता पिता का निधन उसके बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उसके चाचा चाची ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चाची सीमा से बहुत ज्यादा चिढ़ा करती थी और उससे घर के सारे काम कराया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब सीमा कपड़े धो रही थी, तभी चाची कुछ कपड़े और लाकर उसके आगे पटक देती हैं और कहती हैं, अरे इतने धीरे धीरे हाथ चलाती है, कितनी बार बोला है समय से काम कर लिया कर, लेकिन महारानी सुबह 7 बजे तक सोकर नहीं उठती है। चाची सुबह 7 बजे उठकर मैं घर का सारा काम कर तो लेती हूँ, फिर और जल्दी में उठकर क्या करूँ? जुबान लड़ा रही है, अगर जितनी जुबान चलती है ना उससे अच्छा हाथ चला लेती तो कम से कम कुछ काम करना सीख लेती। ना जाने ससुराल में जाकर क्या ही गुल खिलाएगी। आरती ये बोलकर वहां से बड़बड़ाते हुए चली जाती है। अब सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए कहती है, मैं घर का सारा काम अकेले करती हूँ, चाची मेरी किसी भी काम में कोई मदद नहीं करती। फिर भी चाची मुझे जब भी कुछ सुनाती रहती है और अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे ही उल्टा जवाब देती है। अगर मेरी माँ होती तो मुझे इतना सब कुछ नहीं सहना पड़ता। ऐसे ही सीमा अपने मायके में सारा काम किया करती और सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती। कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन जब उसके चाचा काम से वापस घर आते हैं तो अपनी पत्नी आरती से कहते हैं, आरती, सीमा के लिए एक रिश्ता है। घर में जॉइंट फैमिली है लेकिन उनकी कोई डिमांड नहीं है, उन्हें बस लड़की कामकाज ही चाहिए और सीमा को तो तुमने सारे घर का कामकाज सिखाई रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ अब हम सीमा के हाथ पीले कर देते हैं, कम से कम हम उसकी जिम्मेदारी से मुक्त भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, आखिर कब तक ऐसे घर में बिठाकर खिलाते रहेंगे। अब हमें इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए। वैसे भी घर के काम के अलावा ये करती भी क्या है, मुफ्त की रोटी तो तोड़ती है। तुम ठीक कह रही हो आरती, अब हम इसकी शादी कर देते हैं, उसके बाद ये जाने और इसके ससुराल वाले जाने, हमें इससे क्या लेना देना। बिन माँ बाप के बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, वही बहुत है। ये सारी बातें दरवाजे के पास खड़ी हुई सीमा सुन रही थी, जो कि अपने चाचा के लिए पानी लेकर आई थी। वो रोने लगती है और अपने माँ बाप से कहती है, अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मेरी शादी करने से पहले 100 बार सोचते कि लोग कैसे हैं, रिश्ता अच्छा है या नहीं। लेकिन मेरे चाचा चाची को मेरे भविष्य की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ती हूँ। अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो वो भी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। ये बोलकर सीमा कुछ नहीं कहती और कुछ ही दिनों में उसकी शादी शोभित नाम के लड़के से तय हो जाती है। शोभित वैसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था, लेकिन उसकी फैमिली थी बहुत अच्छी। अब सीमा शादी करके अपने ससुराल में आती है और उसकी सास उसका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती हैं, आओ बहू, इसे अपना ही घर समझो, भले ही छोटा है लेकिन हमारे लिए तो ये घर भी महलों से कम नहीं है। सीमा की ननद ने कहा, हाँ भाभी, आइए ना, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। हमने आपके कमरे को गेंदे के फूलों से सजाया है। सीमा से कभी भी उसके मायके में इतने प्यार से किसी ने बात नहीं की थी। सब लोगों का ये बर्ताव देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तभी लता अपने हाथों से उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, तुझे अपने मायके से बहुत लगाव होगा, इसलिए तुझे उनकी याद में रोना आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, तू इस घर को भी बहुत जल्दी अपना लेगी। अब सीमा अपने कमरे में जाती है और उसके बाद अपने पति शोभित के साथ प्यार भरे पल बिताती है। अगली सुबह वो 7 बजे उठकर घर में बना हुआ मिट्टी का चूल्हा जलाने लगती है कि तभी वहाँ पर उसकी ननद नेहा आती है और कहती है, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? अभी तो आपके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और आप ये चूल्हा चौका संभालने लग गई। अभी आप आराम करो। वैसे भी आप शादी में बहुत ज्यादा थक गई होंगी ना, पर नेहा आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म है, ये सब तो मुझे ही करना है ना। भाभी आप क्यों परेशान होती हैं? सब अपने आप हो जाएगा। और वैसे भी माँ ने अभी ये पहली रसोई की रस्म और मुंह दिखाई की रस्म 1-2 दिन के बाद रखी है, ताकि आपको भी थोड़ा आराम मिल जाए। अब सीमा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर आती है और तभी घर की सफाई करने के लिए हाथ में झाड़ू उठा लेती है। और तभी लता उसके हाथ से झाड़ू लेते हुए कहती है, ये क्या कर रही है बहू? घर की लक्ष्मी के हाथ में झाड़ू अच्छी लगती है क्या? अभी तो नई नई है, पड़ोसी क्या कहेंगे कि नई नवेली बहू से घर के काम करवाने लग गई। इतनी बुरी सास नहीं हूँ मैं। तब तक नाश्ता तैयार था। वो सब लोगों के साथ गर्मा गर्म नाश्ता करती है। ये सब देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने मन में कहती है, मैंने तो सिर्फ एक जिम्मेदारी सोचकर इस घर में शादी की थी और मेरे चाचा चाची ने मुझे बोझ समझकर इस घर में शादी करवा दी थी, लेकिन मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिलेंगे। मुझे ससुराल में आकर ही असली आराम मिला, जो कि कभी भी मेरे मायके में मुझे नहीं मिला था।
वहाँ तो चाहे बुखार हो या फिर तबीयत ज्यादा बिगड़ जाए, मुझे हमेशा सारा काम करना पड़ता था। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और सीमा के भाग्य से उसके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। उसकी सास लता और ननद नेहा उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा करते। ऐसे ही एक दिन उसका पति शोभित काम से वापस आता है और कहता है, सीमा, मेरी एक बहुत अच्छी नौकरी लग गई है और कंपनी वाले रहने के लिए फ्लैट भी दे रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि हम अलग हो जाते हैं। सीमा बहुत ही सीधी और सुलझी समझदार लड़की थी। उसने शोभित से कहा, हम अलग कैसे हो सकते हैं शोभित? तुम्हारी माँ और बहन किसके साथ रहेंगी? वो भी तो हमारे ही भरोसे हैं। शोभित को ये बात बहुत अच्छी लगती। इसके बाद वो कंपनी के मिले हुए फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं और उस फ्लैट के मुहूर्त पर उसकी चाची आरती भी आती है और वो सीमा को इतने आराम में देखकर हैरान हो जाती है और उसे कहती है, अरे सीमा, तेरी तो किस्मत ही बदल गई। मायके में तो तू सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और यहाँ पर तेरी ननद तुझे एक पानी का गिलास भी उठाकर नहीं रखने दे रही। हाँ चाची, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत प्यार करते हैं और बल्कि ससुराल में आकर ही मुझे असली आराम मिला है। मैं तो ये कह रही थी कि अगर शोभित की तनख्वाह में से तू थोड़े थोड़े पैसे घर भिजवाती रहे छुपाकर, तो इसी बहाने तेरे चाचा चाची के घर में भी 2 वक्त का चूल्हा जल जाएगा मेरी बच्ची। अभी तक सीमा अपनी चाची के जुल्म इसलिए सह रही थी क्योंकि उसके सर पर छत नहीं थी, लेकिन अब उसके पास उसके ससुराल वालों का साया था। इसलिए उसने पहली बार अपनी चाची को जवाब दिया और कहा, आप यहाँ आई मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आज के बाद मेरे घर आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपने कभी भी खुशी खुशी मेरा घर नहीं बसाया और हमेशा मुझसे छुटकारा पाना चाहा और इसलिए मेरे जाने के बाद घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ गई। अब आप यहाँ से चले जाइए। देखो तो, मैंने इसका घर बसाया और ये मुझे तेवर दिखा रही है। कोई बात नहीं, देखती हूँ तेरे ससुराल वाले तुझे कब तक आराम देते हैं। आरती ये बोलकर अपने पति को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सीमा ने सच में अपने ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। कुछ ही समय के बाद उसके परिवार वालों को पता चलता है कि सीमा गर्भवती है। बहू, हमारे खानदान का पहला बच्चा आने वाला है, इसलिए तुझे अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा और अब से घर का सारा काम मैं और नेहा मिलकर कर लेंगे। तुझे बस आराम करना है। पर माँ जी, नेहा का तो कॉलेज भी होता है, वो घर का काम कैसे कर पाएगी? और आपसे भी सुबह सुबह में सारा काम नहीं हो पाएगा। फिर ये नालायक शोभित क्या करेगा? वैसे भी काम से 6 बजे आ जाता है और उसके बाद 11 बजे तक फोन चलाता रहता है। ये हमारे काम में मदद करेगा, लेकिन तू सिर्फ और सिर्फ आराम करेगी। तेरे दुख भरे दिन बीत गए हैं, अब तुझे सिर्फ खुश रहना है और अपना और हम सबका ध्यान रखना है। हाँ माँ, मैं सारा काम अच्छे से संभाल लूंगा। वैसे भी आपने शुरू से लड़का लड़की में कभी फर्क नहीं किया और मुझे भी घर का सारा काम करना सिखाया है। और अब तो हम पहले की तरह चूल्हे पर खाना भी नहीं बनाते, इलेक्ट्रिक चूल्हे पर खाना बनाते हैं और उसमें तो इतनी मेहनत भी नहीं लगती। सीमा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले जो कि उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा करते थे, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया करते थे और जो आराम उसे मायके में कभी नहीं मिला था वो ससुराल में आकर मिला। वो भी अपने परिवार वालों की खूब इज्जत करती है और उन लोगों के साथ प्यार से रहती है और कुछ ही महीनों के बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और उसके ससुराल वाले उस बेटी का नाम निहारिका रखते हैं। काजल और विनय दोनों पड़ोसी थे। बचपन से ही दोनों गहरे दोस्त थे। एक साथ ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही कॉलेज से दोनों ने ग्रेजुएशन पूरी। इसी कारण दोनों के बीच में प्यार भी बहुत था। दोनों एक दूसरे की कमी को भी बहुत महसूस करते थे। ऐसे जब काजल अपनी मौसी के घर शादी में गई हुई थी तो वो 1 हफ्ते के बाद लौटी। विनय फौरन उससे मिलने गया। रात के 11 बज रहे थे और विनय ने काजल के घर का दरवाजा खटखटा दिया। अरे विनय बेटा, तुम और यहाँ इतनी रात में? वो आंटी जी, मैंने सोचा आप लोग सफर से थके हारे आए होंगे तो आप लोगों के लिए डिनर ले आऊं। मम्मी ने दाल चावल और पनीर की सब्जी बनाई थी, साथ में थोड़ी रोटी भी है। आप सबने अभी कुछ खाया तो नहीं होगा? वो दीदी ने पराठे और अचार दे दिए थे, वही रास्ते में खाए थे। बस हम लोग तो सोने ही जा रहे थे। अरे ऐसे कैसे आंटी जी? अंकल जी, आप और काजल भूखे थोड़ी सोओगे। अब पड़ोसी होने का इतना फायदा तो होना ही चाहिए। थैंक यू विनय। काजल की मम्मी सब देख और समझ रही थी। काफी समय से वो विनय और काजल का एक दूसरे की तरफ झुकाव महसूस करती आ रही थी और एक दिन बातों ही बातों में काजल की मम्मी ने विनय की मम्मी से बात छेड़ी थी। सुमित्रा जी, मैं कह रही थी वो मैं काजल के लिए बहुत रिश्ते देख चुकी हूँ, पर काजल सभी रिश्तों के लिए मना कर देती है। मुझे लगता है कहीं न कहीं विनय और काजल एक दूसरे को पसंद करते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं। अगर हम दोनों परिवार आपस में रिश्तेदार बन जाएं तो कैसा रहेगा? वो तो ठीक है, पर मैं सोच कर जवाब दूंगी। घर में सबसे बात कर लूं।
विनय के पापा से, मधु से, फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आराम से सोच लो, मैं जवाब का इंतजार करूंगी। काजल की मम्मी अपनी बात रखकर चली गई। विनय सब कुछ सुन चुका था, पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मम्मी ने सोचने का समय क्यों मांगा, जबकि वो तो खुद जानती है कि वो काजल को पसंद करता है। काजल की मम्मी आई थी, विनय और काजल के रिश्ते की बात कर रही थी, पर मैंने बोला कि अभी हमें सोचने का समय चाहिए। सोचना क्या है? अरे इतने पास में लड़के का रिश्ता थोड़ी करना है, थोड़ी दूरी होनी चाहिए बहुओं के मायके और ससुराल में। वही तो मैं भी सोच रही थी, मधु से भी मेरी बात हुई थी। वो बोल रही थी कि मम्मी 4 कदम पर मायका होगा तो कोई ना कोई दिक्कत आती ही रहेगी। क्या करूं फिर, या तो कोई बहाना कर। मम्मी मैंने सोच लिया है, मैं काजल से शादी करूंगा और किसी से नहीं। आप लोगों को जो सोचना है सोचते रहो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं काजल से शादी करूंगा। मेरा ये आखिरी फैसला है। इतना कहकर विनय गुस्से में घर से चला गया। अब जब विनय ने सोच ही लिया था कि मैं काजल से शादी करूंगा, तो घर वालों को भी मानना पड़ा। विनय और काजल की शादी हो गई। काजल बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपने बचपन का प्यार मिल गया। काजल मैं बहुत खुश हूँ, आज हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में बन गए, जो हम दोनों का सपना था। मैं भी बहुत खुश हूँ विनय। वैसे कितना अजीब सा लग रहा है ना, मम्मी का घर बिल्कुल पड़ोस में है और मैं यहाँ पर तुम्हारे घर, वो भी रात में। पहले तो रात में आते हुए डर भी लगता था, और आज देखो मैं तुम्हारे घर में हूँ, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। मैं भी तो तुम्हारे घर आते हुए डरता था। रात को तुमसे मिलने के लिए कितने बहाने करने पड़ते थे, कितने पापड़ बेलने पड़ते थे, पर आज हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ये सब तो मुझे भी सपना ही लग रहा है कि तुम मेरे साथ हो। आई लव यू काजल। आई लव यू विनय। विनय और काजल इस शादी से बहुत खुश थे। अगले दिन काजल सोकर जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में सब सो रहे हैं, तो वो दरवाजा खोलकर चुपचाप अपने मायके चली गई। काजल की मम्मी तो सुबह जल्दी उठ जाती थी और काजल को भी सुबह जल्दी उठने की आदत थी। काजल को लग रहा था कि वो अभी भी अपने घर ऐसे ही आ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। काजल तू ऐसे चुपचाप बिना बताए यहाँ आ गई? अरे बेटा आज तेरी पगफेरे की रस्म है, तुझे रस्म करके यहाँ आना था। तेरे सास ससुर को पता चलेगा तो वो कितना गुस्सा करेंगे। अभी कोई उठा नहीं होगा, जा चुपचाप वापस चली जा। हाँ हाँ पापा जा रही हूँ, एक कप चाय तो आराम से पीने दो। कितने दिन से ढंग से बैठकर चाय भी नहीं पी मैंने। मम्मी मुझे चाय के साथ रस दे दो और उस पर थोड़ी मलाई लगा देना। हाँ हाँ ला रही हूँ मेरी लाडो रानी। इधर काजल इत्मीनान से मायके में नाइट सूट में बैठी हुई चाय पी रही थी। उधर उसकी सास पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी। विनय बेटा काजल कमरे में नहीं है, तो फिर कहाँ गई? पूरे घर में ढूंढ लिया, वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। मम्मी एक बार छत पर देख कर आता हूँ। तभी काजल आ जाती है। काजल तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो, और वो भी नाइट सूट में? कहाँ गई थी तुम? वो आप सब सो रहे थे ना, और मुझे चाय पीनी थी, तो मम्मी के घर चाय पीने चली गई थी, बस वहीं से आ रही हूँ। तुम बिना किसी को बताए, बिना किसी रस्म के अपनी माँ के घर चली गई? तुम्हें पता भी है तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। शादी के बाद नई बहू की ससुराल में कुछ रस्में होती हैं, इसलिए ये बचपना छोड़ दो। ये नहीं कि 4 कदम पर मायका है तो तुम ऐसे ही उठकर चली जाओगी। हमारी भी मोहल्ले में इज्जत है। विनय इसीलिए मैं काजल से तुम्हारी शादी के लिए मना कर रही थी। इतने नजदीक मायका होना बिल्कुल सही नहीं है, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। अपनी सास की बात सुनकर काजल मुंह बनाती हुई कमरे में चली गई। उसी दिन से शुरू हुई काजल और उसकी सास सुमित्रा देवी के सास बहू के रिश्ते की कड़वाहट। अब तो जब भी मौका लगता काजल अपने मायके चली जाती और अपनी सास की खूब बुराइयां करती। माँ आपको पता भी है, माँ जी घर का एक भी काम नहीं करती हैं, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। जब देखो बस यही ताना देती रहती है कि मैं यहाँ क्यों आती हूँ। उनका बस चले तो वो मेरा मायके आना ही बंद कर दे। अरे ऐसे कैसे आना बंद कर देंगी, ये कोई बात होती है? मैं आज ही तेरी सास से बात करूंगी। अरे पहले पड़ोसी थे, इतना प्यार था, अब समधी बन गए तो उसमें इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? हमने भी अपनी बेटी दी है, कोई फेंकी नहीं है उनके घर में। रहने दो माँ, अरे मुझे कौन आने से रोकेगा, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मुझे किसी से पूछने की जरूरत थोड़ी है, टेंशन मत लो। मैं चाहे दिन में 10 चक्कर लगाऊं, मेरा अपना घर है। अच्छा मैं जा रही हूँ, विनय के ऑफिस से आने का टाइम हो रहा है। काजल घर पहुँचती है तो घर का नजारा ही बदला हुआ था। काजल तुम मम्मी के घर गई हुई थी और मुझे बताया नहीं कि तुम मम्मी के घर गई हो। चलो कोई बात नहीं। वैसे मैंने वो मधु के ससुर रहते हैं ना गांव में, उनसे 2 डिब्बे देसी घी मंगवाया था, गांव का शुद्ध देसी घी। सोचा एक हम रख लेंगे और 1 किलो का डिब्बा तुम्हारी मम्मी को दे देंगे। बहुत बढ़िया घी होता है गाँव का। चलो मैं तुम्हारी मम्मी के घर चलती हूँ, उनसे मिल भी लूंगी और ये घी भी दे आऊंगी। आप और मेरे मायके? अरे वो तुम्हारा मायका बाद में है, मेरी सहेली आशा का घर पहले है। विनय हम दोनों सास बहू जा रहे हैं,
थोड़ी देर हम वहीं बैठेंगे, तुझे चाय पीनी हो तो वहीं आ जाना। हाँ ठीक है माँ। काजल, तुम मम्मी के घर मेरे लिए चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। अपनी सास का बदला हुआ रूप देखकर काजल भी हैरान थी। काजल, तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे में अचानक इतना बदलाव कैसे आया? मैंने बहुत सोचा और मेरे मन में ये बात आई कि जब हम बेटों से दूर नहीं रह सकते तो बेटियों को अपने माता पिता से दूर क्यों रखें। बेटियों को भी बेटों की तरह पूरा हक है अपने मायके में कभी भी आने जाने का, अपने मायके में समय बिताने का। जिस तरह हम अपने बेटों को हमेशा अपने पास रखते हैं, तो फिर एक बेटी को अपने माता पिता से मिलने के लिए इजाजत क्यों लेनी पड़े। अब मधु आती है तो मैं और विनय के पापा कितने खुश हो जाते हैं। मधु को भी तो मायके आकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ आने से तुम्हारे माँ पापा को खुशी होती है। काजल, अब तुम्हें अपने मायके आने के लिए मुझसे या फिर घर में किसी से भी इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने मायके कभी भी आ सकती हो। थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। सुमित्रा की बात सुनकर सबके चेहरे पर एक अलग खुशी आ जाती है। दोनों समधन भी आपस में गले मिलती हैं। उस दिन के बाद काजल को कभी भी अपने मायके आने जाने के लिए सोचना नहीं पड़ता था। उसके लिए मायका और ससुराल दोनों में कोई फर्क नहीं था। Thanks for watching.